अब तक आपने पढ़ा कि देवेंद्र जी की तबीयत दोबारा खराब हो जाने पर देवांश अनामिका को अपने साथ लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। अब आगे, अगर आपसे हैंडल नहीं हो रहा है तो आपको डॉक्टर विजय को आगे जाना देना चाहिए। तुम अभी छोटी हो, शायद तुम्हें ऐसी सिचुएशन देख नहीं थी। डा विजय, प्लीज आप आगे जाइए, हम हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठ सकते और तुम नहीं कर सकती। किसने कहा मैं नहीं कर सकती? आखिर में अनामिका ने अपनी आंखें उठाकर देखा जिसमें काफी कॉन्फिडेंस था। वह डॉक्टर जो अब तक बोल रहा था हैरान हो गया और बोला अगर तुम्हें आता है तो करो। देवेंद्र जी की सांसें धीमी पड़ती जा रही थी और वेंटिलेटर अलार्म तेजी से बढ़ता जा रहा था। अलार्म को सुनकर अनामिका ने बहुत आराम से अपना नीडल केस को ओपन किया। सब लोग हैरान हो गए, क्या करने वाली है ये लड़की? क्या यह एक्यूपंक्चर इस्तेमाल करेगी? यह एक ऑपरेशन टेबल है, क्या तुम सीरियस हो यहाँ पर एक्यूपंक्चर इस्तेमाल करने को लेकर? पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में है, वह ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, अगर तुम्हें नहीं आता है तो साइड हट जाओ और टाइम वेस्ट मत करो। अनामिका ने किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया और अपनी सिल्वर नीडल्स देवेंद्र जी के सर, होठ और हाथों पर चुभने लगी। सारी नस बहुत डर गई थी। इस लड़की में बहुत हिम्मत है, तुम अपनी यह फालतू काम बाहर करो। फाइनली एक डॉक्टर को बर्दाश्त नहीं हुआ तो आगे आने लगा, तभी डॉक्टर विजय ने उसे डांटे हुए कहा बस करो। तभी एक उसी नर्स ने कहा मिस्टर सिंघानिया ने कहा है कि हमें उनकी बात माननी होगी। ये देवांश का ऑर्डर है। ये सुनते ही सारे डॉक्टर जो गुस्से में थे वह भी चुप हो गए और आखिर में बोले फाइन, तुम हैंडल करो। अनामिका ने नीडल्स देवेंद्र जी के प्रेशर पॉइंट पर चुभाई गई और कुछ टाइम में ही देवेंद्र जी के मुंह से थोड़ा खून निकला। सब लोग हैरान हो गए, यहाँ तक कि ऑब्जर्वेशन रूम में कैलाश जी भी थोड़ा पैनिक हो गए और बोले सर क्या ठीक है? वह उनकी सिचुएशन और बिगड़ता जा रही है, अचानक उनके खून क्यों निकाला? लेकिन खून निकलते ही देवेंद्र जी की कंडीशन धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी और वेंटिलेटर से अलार्म बजाना बंद हो गया। सारे डॉक्टर शॉक में अनामिका की तरफ देखने लगे। नीडल को निकालने का वक्त हो गया है तो निकालते हुए वह कैजुअली बोली वह ठीक है, उन्हें उनके रूम में वापस ले जाओ। सारे डॉक्टर काफी कॉम्प्लेक्स इमोशन के साथ उसे देखने लगे। अगर आप लोगों ने अपनी सोकॉल सर्जरी करके उनकी हालत को खराब नहीं किया होता तो कुछ ही नीडल से उनका काम हो गया होता है। अनामिका ने उनके शरीर से सारी नीडल्स निकाली और उन्हें चेक करके आखिरी बम फोड़ते हुए वहां से निकल गई। सब लोग हैरान थे, लेकिन डॉक्टर विजय को सबसे पहले उसकी बातों का मतलब समझ में आया और अनामिका के प्रक्रिया को याद करते हुए फाइनली बोले ब्रिलियंट, तो सब ऐसे हुआ। उन्होंने एक्यूपंक्चर सीखा था और उन्हें अनामिका का मेथड समझ में आ गया, लेकिन बाकी डॉक्टर को समझ नहीं आया तो उन्होंने पूछा डॉक्टर विजय क्या आपको समझ में आया? हमें भी बताए उसने ऐसा कैसे किया। सर, मिस अनामिका, वह ऋषि इतना शॉक था वह अपना सेंटेंस भी कंप्लीट नहीं कर पाया। वह किस तरह की इंसान है? जो बीमारी इतने सारे डॉक्टर मिलकर नहीं ठीक कर पाए वह उसने सिर्फ कुछ चीजों से कर दिया। क्या बाकी डॉक्टर बेकार है या फिर वह कुछ ज्यादा ही अच्छी है? अनामिका ऑपरेशन रूम से बाहर आई तो उसे सामने से देवांश आता हुआ दिखाई दिया, जिसके कंधे पर अभी भी उसका बैग था। अनामिका जल्दी में थी इसलिए उसने अपना बैग देवांश को पकड़ा दिया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसका बैग अभी भी देवांश के पास होगा। देवेंद्र जी को कल होश आ जाएगा, अगले मंथ के लिए उन्हें ओवर एक्टिव अवॉइड करना होगी और आज की तरह कोई न्यूट्रिशन शॉप नहीं, अनामिका बोली। समझ गया, और बाहर खड़ी की तरफ देखते हुए उसने कहा प्लीज आप मेरे साथ डिनर पर चलिए। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे घर जाना है। अब तक शाम के 7:30 चुके थे। अनामिका ने अपना बैग लिया और फोन चेक किया तो जैसा कि उम्मीद थी उसकी मॉम के 2 मिस कॉल थे। अनामिका ने तुरंत नहीं कॉल करते हुए कहा सॉरी माँ मैं बिजी थी। देवांश ने फोन पर बात करते हुए अनामिका को देखा। उसकी आंखें चमक रही थी और उसका एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑरा है और फैमिली से बात करते हुए उसकी आवाज में एक अलग से सॉफ्टनेस थी। बिल्कुल मैं अभी घर आ रही हूँ, बाय। उसके कॉल करते ही देवांश धीरे से बोला मैं आपके घर छोड़ देता हूँ, बस मुझे एमराल्ड पार्क ड्रॉप कर दीजिए, मैंने वहाँ के अंडरग्राउंड गराज में गाड़ी पार्क की है। एमराल्ड पार्क वह पार्किंग तो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और पब्लिक के लिए ओपन नहीं किया गया, तो अनामिका की गाड़ी वहाँ क्यों है? और वह होली क्रॉस चर्च के पास कर क्या रही थी? देवांश के लिए उसके सामने खड़ी लड़की एक मिस्ट्री थी जिसे कोई नहीं समझ सकता था। मुझे पहले इसे वापस लौटना है। अनामिका ने बिना और राघव से पूछे उसके एक पंचर इक्विपमेंट ले लिए थे, इसलिए उसे राघव को वापस करना था जो अभी भी ऑफिस में था। एक्यूपंक्चर टूल्स लौटने के बाद अनामिका जब ऑफिस से बाहर आई तो लक्ष्मी दादी के वार्ड के पास होकर गुजरी और खुद को रोक नहीं पाए और उसने अंदर देखा। रूम के अंदर लक्ष्मी दादी अभी भी बेहोश थी और उनके हाथ में इन ड्रिप लगी हुई थी। अचानक अनामिका को अपने बचपन का एक सीन याद आ गया,
जब इसी तरह एक दिन वह दोपहर को घर आई और लक्ष्मी दादी सो रही थी, जिससे वह काफी डर गई थी। तभी अनामिका का ध्यान किसी की आवाज से टूटा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा कि कौन उसे आवाज लग रहा है, तो उसे मदन और मीना दिखाई दिए। उन्हें अभी अभी हॉस्पिटल से कॉल आया था कि लक्ष्मी दादी का वीआईपी रूम जितने टाइम के लिए बुक हुआ था वह टाइम खत्म होने वाला है, इसलिए उन्हें यहाँ आकर बिल पे करना होगा। लेकिन उन्होंने उम्मीद ही की थी अनामिका भी अस्पताल में होगी। मीना सबसे पहले अपने होश में वापस आई और उसने अनामिका से सवाल करना शुरू कर दिया, क्या कर रही हो तुम यहाँ? क्या तुम अपनी बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ वापस नहीं चली गई? क्या तुम सीरियसली यह सोच रही हो कि मॉम से भीख मांग कर तुम इस शहर में या फिर हमारे घर में रह सकती हो? तो भूल जाओ। मदन भी अनामिका के यहाँ होने से हैरान हो गया और उसने पूछा, अनु तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम अपनी फैमिली के पास वापस नहीं गई? मीना ने डायरेक्ट घटिया एक्सप्रेशन के साथ कंक्लूजन पर आते हुए कहा, मुझे तो लगता है कि यह गई नहीं थी। उसने पक्का सुन लिया होगा कि इसकी फैमिली कंडीशन कितनी बुरी है, इसलिए वह यहाँ गई नहीं, इसलिए और यहाँ भागकर आ गई मॉम से मदद मांगने के लिए। मीना की बात सुनकर मदन ने एक जबरदस्ती की मुस्कुराहट के साथ सामने आया और उसने सिचुएशन सॉल्व करने का नाटक करते हुए कहा, हम बात कर सकते हैं। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? अनामिका ने उन दोनों को देखा जो कुछ महीना पहले तक उसके असली माता पिता थे और अब उनके सही रंग उसके सामने आने लगे थे। उसे थोड़ी हैरानी हुई है। उसके चेहरे पर एक कड़ी मुस्कुराहट आ गई। उसे चुप देखकर मदन ने अपने पॉकेट से एक कार्ड निकलते हुए कहा, इसमें 1 लाख रुपए है, इसे रख लो और पासवर्ड है 1,23,456। मदन, उसकी बात से मीना हैरान हो गई और बोली, तुम इसे इतने सारे पैसे क्यों देख रहे हो? मदन ने मीना को चुप रहने का इशारा किया। अगर वह लोग अनामिका को पैसे नहीं देंगे तो वह यहाँ से जाने के लिए मानेगी कैसे? कल उसने युविका का उतना महंगा नेकलेस चुरा लिया और आज वह इतने पैसे ले रही है, तो वह पक्का चली जाएगी, राइट? अनामिका के चेहरे पर मजाक उड़ाने वाली हंसी आ गई और उसने मदन के हाथ में पड़े हुए बैंक कार्ड को देखा और चुप रही, कुछ रिएक्ट नहीं किया। क्या क्या तुम्हें लगता है ये बहुत कम है? मीना गुस्से में बोली, मैं तुम्हें एडवाइस दूंगी कि थोड़ी समझदार करूं और ना आखिर में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मदन ने वह कार्ड अनामिका को देने की कोशिश की, मगर अनामिका ने उसे अवॉइड कर दिया। अब क्या चाहिए तुम्हें? क्या तुम चाहती हो कि यहाँ रुककर मॉम के होश में आने का इंतजार करो और फिर उन्हें भड़काओ तो सपने देखती रहो? मीना ने नहीं सोचा था कि अनामिका से डील करना इतना मुश्किल होगा। मैं तुम्हें बता देती हूँ, आज से और अभी से तुम्हारा मॉम से कोई लेना देना नहीं है, हमसे दूर रहो। 1 करोड़। अनामिका ने प्यार से मुस्कुराकर एक एक शब्द देते हुए कहा, तो मैं सोच सकती हूँ तुम जरूर सपने देख रही होगी। मीना बहुत गुस्से में थी और वह बोली, क्यों ना तुम 1 करोड़ लेने के लिए जाकर बैंक में डाका डालो। बैंक में डाका डालना थोड़ा खतरनाक हो सकता है। आप लोगों के ऊपर ही डाका डालना ज्यादा अच्छा रहेगा। तुम मीना गुस्से में लगभग पागल होने वाली है और बोली, मैं तुम्हें एक फूटी कोड़ी नहीं दूंगी। और उसने मदन के हाथ से वह कार्ड लेते हुए कहा, अगर तुम अभी नहीं गई तो मैं तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकलवा दूंगी। तो फिर बुलाओ ये किसी को मुझे धक्के मार के बाहर निकलवाने के लिए। तुम मुझे बहुत गुस्सा दिला रही हो। ये विप फ्लो है, कोई भी यहाँ नहीं आ सकता। मीना स्टाफ को बुलाने के लिए जाने ही वाली थी, तभी अनामिका, एक आदमी की आवाज से उन सबका ध्यान उसे तरफ चला गया। मीना ने देखा तो कॉरिडोर के आखिर में लड़का खड़ा होकर अनामिका का नाम ले रहा था। उस लड़के की स्ट्रांग प्रेजेंस और ऑरा आप दूर से भी महसूस किया जा सकता था। अनामिका ने भी वह आवाज सुनी और उसे तरफ देखा तो देवांश उसका इंतजार कर रहा था, इसलिए उसने इन दोनों इंसानों को वहीं छोड़ और जाने लगी। कौन है वह लड़का? मीना क्यूरियसली डोर की तरफ देख रही थी। क्या यह उसके फादर है? नहीं, उसके फादर इतनी यंग नहीं हो सकते। शायद उसका ब्रदर है। उसके 5 बड़े भाई है और उसके अलावा उसकी दादी माँ बीमार भी तो है, हो सकता है वह भी इसी अस्पताल में हो। क्या वह इस अस्पताल का बिल अफोर्ड कर सकते हैं? मीना ने कॉरिडोर के आखिर में गायब होते हुए अनामिका को देखा और मदन से पूछा, मदन हमें मॉम को दूसरे अस्पताल में ट्रांसफर कर देना चाहिए, वरना अगर अनामिका इसी तरह आती रही और उनसे अटैच रही तो हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मदन की भी यही सोच थी, मगर पूरे मुंबई शहर में सिटी हॉस्पिटल जैसा अच्छे रिसोर्सेस किसी और अस्पताल में नहीं थे। यहीं पर उसकी मॉम को सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट मिल सकती थी। मॉम उसे पसंद करती हैं। मुझे डर है कि उसे बार बार मिलने से उनका दिल पिघल जाएगा और वह हमारी फैमिली में उसे वापस ले आएंगी।
मीना को 3 महीने पहले की बात है याद आई जब लक्ष्मी जी को पता चला कि अनामिका उनकी अपनी पोती नहीं है और वह ये बर्दाश्त नहीं कर पाए और बेहोश हो गई और उठने के बाद उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि जब तक वह जिंदा है तब तक अनामिका इस घर को छोड़कर नहीं जाएगी और जो भी अनामिका को इस घर से निकलने की कोशिश करेगा वह उनका दुश्मन होगा। और जब युविका घर आई तो लक्ष्मी जी ने उसे किसी तरह का कोई प्यार नहीं दिखाई। उनका दिल और आंखों में ये सिर्फ कोल्ड और एरोगेंट छोटी लड़की बसी हुई थी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। अब तक आपने पढ़ा कि अनामिका हॉस्पिटल जाकर देवेंद्र जी की जान एक बार फिर बचा लेती है और जब वह लक्ष्मी दादी को देखने गई तो उसे वहां पर फिर से मेहता परिवार मिल जाता है। अब आगे युविका को प्रोटेक्ट करने के लिए और अनामिका को जल्द से जल्द उसका परिवार ढूंढकर उसे वापस भेजने के लिए बिना लक्ष्मी दादी के जाने उन दोनों ने मिलकर अनामिका की इंफॉर्मेशन फैमिली सर्च साइट पर डाल दी। एक दिन अनामिका की फैमिली ने फाइनली उन्हें फोन किया और कहा कि वह उसे घर ले जाना चाहते हैं। जब लक्ष्मी दादी को इस बारे में पता चला तो वह इतना शॉक हो गई कि उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा और उनके घर में न होने का फायदा उठाकर अनामिका को फाइनली उन्होंने मेहता परिवार से निकाल दिया। मॉम अपनी बड़ी उम्र में कुछ ठीक है सोच समझ नहीं पा रही है। वह अपनी पोती के बजाय किसी स्ट्रेंजर से अच्छे से बिहेव करती है। मीना ने कंप्लेन की अभी मुझे बस इस बार की चिंता है कि अगर अनामिका गई नहीं और उसके दिमाग में कुछ गलत ख्याल आए तो, जैसे कि युविका के साथ समर्थ परमार के लिए लड़ने से तो। परमार परिवार मेहता परिवार से काफी ज्यादा अमीर था। समर्थ उनकी नजर में एक काइंड और सेंसिबल इंसान था और जो युविका के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करता था। ना सिर्फ युविका खूबसूरत है बल्कि लोगों के सामने वह अपनी जेंटल और काइंड पर्सनैलिटी ही रखती थी जिसकी वजह से उसने समर्थ का दिल जीत लिया था। मदन हमने जाकर डॉक्टर राघव से बात करनी चाहिए और ट्रांसफर पोजीशन के बारे में। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मदन ने एक गहरी सांस छोड़ी। चलो चलते हैं। अनामिका देवांश के पास पहुंची और उसके पीछे चलते हुए अपने हाथ में पकड़े फोन से एक एक करके ईमेल का जवाब देने लगी। वह दोपहर में ऑप्शन के लिए गई थी और अब उसने देवेंद्र जी की सर्जरी की है इसलिए इतने टाइम में बहुत सारी ईमेल्स आए थे जिसे उसने जवाब नहीं दिया था। ठीक उसी वक्त कोई व्हीलचेयर से वहां से जा रहा था जो लगभग अनामिका से टकराने ही वाला था। ये देखकर देवांश ने तुरंत उसे अपनी साइड खींचा और बोला संभाल के। अनामिका ने रिएक्ट किया। उसका चेहरा फिर से लाल पड़ गया था। गाड़ी में देवांश में नोटिस किया कि अनामिका कुछ और सोच ही रही है तो उसने गाड़ी रुकवाते हुए कहा मेरे लिए थोड़ी देर इंतजार करो। वह गाड़ी से उतरा और एक बेकरी शॉप में चला गया और थोड़ी देर बाद ही बहुत सारे बॉक्स लेकर बाहर आया। उसके अंदर कुछ स्नैक्स थे केक ब्रेड दूध मिल्क शेक और क्यूट क्यूट दिखने वाली कैंडी। लड़कियों को ऐसे ही चीज पसंद होती है। देवांश ने वह चीजें उसे दी। इतने लंबे टाइम तक ऑपरेटिंग रूम में रहने की वजह से उसे पक्का भूख लगी होगी। अपने सामने खाना देखकर अनामिका कुछ कहने वाली थी तभी देवांश ने आगे झुककर मिल्क शेक का बोतल खोलते हुए उसके सामने किया। अनामिका बोली मुझे भूख नहीं लगी है। खाना खा लो। देवांश ने उसे मिल्क शेक दे दिया तो अनामिका ने मजबूरी में वह मिल्क शेक लिया और उसके कुछ शिप लिए वह काफी मीठा था। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में डॉक्टर राघव आपका मतलब क्या है कि अप्रूवल डिनाया हो गया है। मीना डॉक्टर राघव के पास पहुंची ट्रांसफर की बात करने के लिए जिसे सुनते ही उसका फेस ठंड हो गया। उनकी जैसी कंडीशन है उन्हें इसी अस्पताल में रहना चाहिए। क्या यहाँ कोई और अच्छा हॉस्पिटल नहीं है? मदन ने पूछ लिया। सिटी हॉस्पिटल पूरे शहर में सबसे अच्छा है हम जानते हैं। कोई भी सिटी हॉस्पिटल के मेडिकल स्टैंडर्ड देख सकता है लेकिन मदन अपनी बात खत्म कर पाता उससे पहले ही मीना ने उसे बीच में रोकते हुए कहा डॉक्टर राघव हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। अगर हमने अपनी मॉम को जल्दी ट्रांसफर नहीं किया तो हमें डर है कि कोई उन्हें डिस्टर्ब करता रहेगा और उनकी रिकवरी में डिस्टर्बेंस होगी। राघव ने कोल्डली उनकी तरफ देखा। क्या ये औरत अनामिका के बारे में बात कर रही है? उसे पता है कि अनामिका ने कितना कुछ किया है मेहता परिवार के लिए और बदले में इन लोगों ने क्या किया उसके साथ। राघव ने कोल्डली पूछा अगर आप लोगों को सचमुच उनकी जान की फिक्र होती तो आप लोग तभी आ गए होते जब नर्स ने आप लोगों को फोन किया था। सुबह 9 बजे आप लोग अब क्यों आ रहे हैं? हमें कुछ काम था। मीना को स्पा जाना था कुछ औरतों के साथ और मदन अपनी कुछ कंपनी के हायर ऑफिशियल्स के साथ गोल्फ खेल रहा था और जब तक वह लोग घर पहुंचे तब तक खाना ऑलरेडी तैयार था तो उन्हें खाना खाकर ही आना होगा इसलिए खाना खाकर वो लोग ही यहाँ आए। आपका मतलब है कि आप लोगों काम की वजह से लक्ष्मी जी की तबीयत और उनके जीने मरने से आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर मीना और मदन दोनों ही ऑकवर्ड हो गए। मैं ट्रांसफर पेपर साइन कर सकता हूँ।
लेकिन मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर देता हूँ कि दूसरे किसी भी हॉस्पिटल का मेडिकल रिसोर्सेस और डॉक्टर इतने अच्छे नहीं है। एक बार लक्ष्मी जी सिटी हॉस्पिटल से चली गई तो मुझे ज्यादा करना चाहे वह 1 हफ्ते भी जिंदा नहीं रहेंगे, इसलिए आप लोगों को अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेना होगा। ये सुनते ही मदन के एक्सप्रेशन सीरियस हो गए और बोला, डॉक्टर राघव, क्या और कोई सॉल्यूशन है जिससे इस अस्पताल से जाने के बाद भी उनके हेल्थ पर कोई असर ना पड़े? है एक रास्ता है। ये सुनकर मदन ने तुरंत पूछा, बताइए डॉक्टर राघव, मैं सुन रहा हूँ। मार्केट में एक दवाई है जो उनकी जान बता सकती है। आप बोलिए, आगे बोलिए, मैं उसका नाम लिख लेता हूँ। इतना कहकर मदन ने अपने पॉकेट से पेपर और पेन निकाल लिया। वह सिर्फ ब्लैक मार्केट से खरीदा जा सकता है और एक गोली की कीमत लगभग 1 लाख रुपए है और वह उन्हें दिन में 2 बार लेनी है और 3 महीने तक लेने के बाद हम यह एश्योर कर सकते हैं कि वह सर्जरी के लिए तैयार हो जाएंगी। ये सुनते ही मदन और मीना ने एक दूसरे को देखा। 1 लाख, इसका 3 महीने के लिए लगभग 1 करोड़ रुपए। आजकल दवाएं इतनी महंगी हो गई है। वह दवाई बहुत ही रेयर चीजों से बनाई जाती है, इसलिए वह थोड़ी महंगी है। मदन ने वह नोटबुक वापस रखते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो हम उन्हें यहाँ से ट्रांसफर नहीं करेंगे, आपको इनका ख्याल रखना होगा। वह लोग लक्ष्मी जी को बचाना चाहते थे। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि उनके नाम पर कंपनी के 30% शेयर थे जिनकी कीमत अभी 30 करोड़ रुपए थी, लेकिन इतनी महंगी दवाएं वह लोग बिल्कुल उन्हें नहीं दिलाने वाले थे और उसके अलावा लक्ष्मी दादी अनामिका को बहुत प्यार करती हैं। अगर उन्हें कुछ भी हो गया तो उनकी विल के अकॉर्डिंग सारे शेयर्स अनामिका के हो जाएंगे, इसलिए उन्हें ठीक करना होगा और विल चेंज करने के लिए मनाना होगा कि वह सब कुछ युविका के नाम कर दे। अनामिका है हमेशा मेहता परिवार के बिजनेस को संभालती आई थी क्योंकि उसके दादी माँ के शेयर से उसे कंपनी में थे, वरना उसे मदन और मीना की जिंदगी और मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन मदन और मीना को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। उन्हें लगता कि था कि वह लोग अपनी मेहनत के बल पर इतने अमीर हो गए हैं। मदन ने वह बैंक कार्ड निकला जो वह थोड़ी देर पहले अनामिका को देने की कोशिश कर रहा था और राघव के सामने रख दिया, जिससे राघव और गुस्सा हो गया और बोला, मिस्टर मेहता, क्या कर रहे हैं? आप क्या चाहते हैं कि मुझे नौकरी से निकल दे या फिर जेल भेज दिया जाए? अगर कोई भी मेडिकल स्टाफ रिश्वत लेता है तो उसे भी जेल होगी। डॉक्टर राघव, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मदन ने हंसते हुए कहा, हम आपसे कोई प्रोफेशनल एथिक्स तोड़ने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये बस थोड़े से अप्रिशिएशन के लिए टोकन है। हमें पता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं और यह पैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ डॉक्टर राघव, ले लीजिए। हटो यहाँ से। राघव ने उन दोनों की तरह नहीं देखा और कोल्डली बोला, किसी ने मुझसे कहा है कि मैं नेचुरली काफी मेहनत करता हूँ और मुझे इस तरह की चीजों की जरूरत नहीं, आप लोग जा सकते हैं। डॉक्टर राघव, मीना कुछ कहना चाहती थी लेकिन मदन ने उसे चुप रहने का इशारा किया और हंसते हुए कहा, ठीक है, हम जा रहे हैं। अगर डॉक्टर राघव को किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप किसी वक्त मुझे बता दीजिएगा। अगर बात अनामिका की नहीं होती तो राघव कब का उन दोनों को लात मारकर निकल चुका होता। इस डॉक्टर राघव का गुस्सा कितना ज्यादा है। उसके ऑफिस से बाहर आते ही मीना बोली, और उसे दूसरी तरफ समर्थ को देखो, वह भी तो कितने अमीर परिवार है और वह कितने अच्छे से बिहेव करता है। वह एक जीनियस डॉक्टर है और काफी अमीर परिवार का वारिस भी, इसलिए उसका ऐसा गुस्सा आ रहा है, नेचुरल सी बात है। और अभी अभी डॉक्टर राघव ने कहा कि किसी ने स्पेशली लक्ष्मी जी पर ध्यान रखने के लिए उन्हें कहा है, शायद ये परमार परिवार ही होगा, राइट? इतने सारे कनेक्शंस परमार परिवार के पास ही हो सकते हैं और उसके अलावा समर्थ और युविका की सगाई होने वाली है। परमार परिवार के अलावा और कौन हो सकता है? हमें थैंक यू कहना चाहिए। लेकिन मदन को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि वह लोग लक्ष्मी जी को यहाँ से नहीं निकाल सकते। वह लड़की थोड़ी देर पहले किस डायरेक्शन में गई थी? अचानक मीना को कुछ याद आया और उसने कहा, मुझे याद आ रहा है, वह वोट काफी महंगा है। ये फ्लोर रेगुलर वीआईपी के लिए है और दूसरा वाला वीविप्स के लिए। लक्ष्मी जी इस वीआईपी वार्ड में रह सकती थी क्योंकि वह लोग परमार के रिश्तेदार थे और उन्होंने ही मदद की थी। मगर वीओ रूम वह अलग बात है। पैसे होते हुए भी कोई उसे ऑफर नहीं कर सकता, तो वह लड़की वहां क्या कर रही थी? वह तो किसी को जानती भी नहीं। डैड, मॉम। ठीक उसी वक्त एक प्यारी आवाज सुनाई थी, युवी, तुम यहाँ कैसे आई? पीछे मुड़कर मीना ने देखा तो युविका और उसके साथ समर्थ भी आया हुआ था। समर्थ का अपीयरेंस और टेम्परामेंट बहुत अच्छा था, जिसे मीना बहुत खुश थी और उसने मुस्कुराकर पूछा, समर्थ, तुम भी आए हो? समर्थ ने उन्हें ग्रीट किया, हेलो। हेलो, मदन ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम दोनों डेट पर जाने वाले हो? तुम लोग यहाँ क्यों आए हो हॉस्पिटल में? हम मूवी देखने जाने वाले थे, मगर मैंने सुना कि अस्पताल से कॉल आया था और मुझे लगा शायद दादी के साथ कुछ हुआ है, इसलिए मैं यहाँ उन्हें देखने आई हूँ। समर्थ मेरे साथ था तो हम साथ आ गए।
मॉम दादी कैसी है? युविका सबके सामने अपने एक्टिंग स्किल का भरपूर प्रदर्शन करती थी। भले ही वह लक्ष्मी दादी से अंदर ही अंदर के दिन नफरत करती हो, तभी उसने कुछ सोचने का नाटक करते हुए कहा, मुझे लगा मैंने मेरी बहन को देखा नीचे, वह वीआईपी एलिवेटर से बाहर आ रही थी। अनामिका का नाम सुनते ही समर्थ हैरान हो गया। क्या इन लोगों ने नहीं कहा था कि अनामिका अपने बायोलॉजिकल फैमिली के पास वापस चली गई है? वह यहाँ क्या कर रही थी? और मीना और मदन की एक्सप्रेशन खराब हो गए। वह उसके बारे में अभी डिस्कस नहीं करते हैं, तुम्हारी दादी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अस्पताल चाहता है कि हम थोड़ी सी एडिशनल फीस जमा कर दे, तुम अंदर जाकर उनसे मिल लो, शायद तुम्हारे प्यार की वजह से वह ठीक हो जाए। ये सुनकर समर्थ और तहायुविका ने एक दूसरे को देखा और हाथ पकड़कर बोर्ड के अंदर गए। लक्ष्मी जी बहुत पतली हो गई थी और वह बेड पर लेटी हुई थी। उन्हें देखते ही युविका ने अपने नकली आंसू बहाना शुरू किया, दादी मैं आपसे सिर्फ 2 दिनों से मिलने नहीं आई और आप इतनी कमजोर हो गई। सच ये था कि उसके 2 दिन सच नहीं थे, वह लगभग 1 महीने से मिले नहीं आई थी। मेरी दादी माँ को इतना कुछ क्यों सहना पड़ रहा है? मैं उनका दर्द क्यों नहीं ले सकती? क्यों? उसने अपना नाटक आगे जारी रखा और उसके नकली आंसुओं को देखकर समर्थ ने उन्हें पोंछते हुए कहा, सिलीगल तुमने बहुत कुछ सहा है। मुझे नहीं डर है। अगर दादी माँ ठीक हो जाए तो मैं उनका सारा दर्द अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हूँ। उसके दयालु और प्यारे बिहेवियर को देखकर समर्थ अंदर तक खुश हो गया और उसके लिए उसका प्यार और स्ट्रांग हो गया। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए।